बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट देखें, आज हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 देखें, डिफाइन क्लासिफिकेशन। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डाटा इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू सम कॉमन करेक्टरिस्टिक। यानी कि किसी भी ख़ास खसूसियात की बिना पे जब हम डाटा को ग्रुपिंग कर देते हैं तो वो क्या होती है? उस प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। या क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डाटा अमंग होमोजीनियस ग्रुप और क्लासेस। एक जैसे ग्रुप या क्लासेस में एक जैसी कैटेगरी को या एक जैसे खसूसियात को हम जब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं किसी भी डाटा को, तो वो क्लासिफिकेशन होता है। आगे देखें हम क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द different basis of classification of data? There are four bases of classification of data which are नंबर 1 क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, उसके बाद जियोग्राफिकल होता है और 4 क्या होता है? टेम्पोरल। ठीक है, ये 4 बेसिस हैं क्लासिफिकेशन डाटा की। नंबर 3 पे देखें, डिफाइन क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। डाटा क्लासिफाइड ऑन द बेस ऑफ क्वालिटीज इज कॉल्ड क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। नंबर 4, डिफाइन क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। डाटा क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटीज इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। यानी कि जब भी किसी अगर क्वालिटी की बेस पे कोई डाटा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो वो क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन होगी, और अगर क्वांटिटी की बेस पे मतलब मेजरमेंट की बेस पे होगा तो वो हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा होगा, क्लासिफिकेशन होगी। ठीक है। नंबर 5 पे देखें, डिफाइन जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। व्हेन डाटा इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल रीजन और प्लेस इज कॉल्ड जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। डैट्स मीन जियोग्राफिकल होता है जैसे हम एरिया वाइज देखते हैं, रीजन वाइज देखते हैं, ठीक है, या प्लेस वाइज देखते हैं, तो वो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन का डाटा होगा। नंबर 6 देखें, डिफाइन टेम्पोरल या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इन क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन द कलेक्शन डाटा आर अरेंज अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ टाइम एक्सप्रेस्ड इन ईयर, मंथ, वीक, etc। जब भी डाटा हमारे पास इस तरह का क्लासिफिकेशन फॉर्म में हो कि वो अकॉर्डिंग टू टाइम हो, ईयर्स हो, मंथ हो, वीक हो, ठीक है, तो उसको हम टेम्पोरल या क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। ठीक है। 7 देखें, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं? अब देखें, 1 वे क्लासिफिकेशन, 2 वे क्लासिफिकेशन एंड मैनी वेज क्लासिफिकेशन, ये डिफरेंट टाइप्स हैं। डिफरेंस बिटवीन 1 वे क्लासिफिकेशन एंड 2 वे क्लासिफिकेशन। आंसर देखें, क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड 1 वे when there is only one criteria of classification, while classification is called 2 way classification when there are two categories of classification। यानी कि जब हम क्लासिफिकेशन की सिर्फ 1 क्राइटेरिया को स्टडी करेंगे तो 1 वे क्लासिफिकेशन होगी, जब 2 क्राइटेरियन हम उसको क्लासिफिकेशन की स्टडी करेंगे तो 2 वे क्लासिफिकेशन होगी। या क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड 1 वे व्हेन क्लासिफिकेशन इज मेड ऑन ओनली 1 वेरिएबल, while classification is called 2 way classification when classification is made on 2 variables। Number 9, what is meant by tabulation? Tabulation is the process of systematic arrangement of data into rows and column। जब भी हम systematic arrangement करते हैं डाटा को rows और column में एंड हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो वो हमारे पास टेबुलेशन कहलाता है। नंबर 10 देखें, व्हाट इज़ अ स्टैटिस्टिकल टेबल। Our table is a systematic arrangement of data into vertical column and horizontal rows। जब भी हमारे पास सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होती है किसी भी टेबल में डाटा की, वो वर्टिकल कॉलम में होती है या हॉरिजॉन्टल रोज में होती है। ठीक है, इसको हम स्टैटिस्टिकल टेबल भी कहते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ द मेन पार्ट्स ऑफ द टेबल एंड एक्सप्लेन इट। नंबर 1 टाइटल होता है, नंबर 2 कॉलम बॉक्स या बॉक्स हेड, नंबर 3 रो कैप्शन या स्टब होता है, नंबर 4 देखें बॉडी होता है, नंबर 5 देखिए प्रीफेटरी नोट होता है, नंबर 6 क्या होता है? फुट नोट होता है, नंबर 7 क्या है? सोर्स नोट। टाइटल क्या होता है? जो टॉप ऑफ द टेबल डिस्क्राइबिंग इट्स कंटेंट्स। ठीक है। कॉलम कैप्शन या बॉक्स हेड, द हेडिंग ऑफ डिफरेंट कॉलम आर कॉल्ड कॉलम कैप्शन या बॉक्स हेड। रो कैप्शन या स्टब,
The headings of different rows are called row caption या stub. Body, the body of the table contains the numerical information placed in the cells. Prefatory notes, the prefatory notes appears between the title and the body of the table which provides explanation concerning the entire table. प्रीफेटरी नोट वो होते हैं जो कि पूरी बॉडी ऑफ द टेबल के ऊपर हमें पूरी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करते हैं एंटायर टेबल के ऊपर. फुट नोट क्या होते हैं? अ फुट नोट अपेयर्स इमिडिएटली बिलो द बॉडी ऑफ द टेबल एक्सप्लेनिंग अ सिंगल फैक्ट और पार्ट्स ऑफ टेबल. ठीक है. उसके बाद सोर्स नोट क्या होते हैं? द सोर्स नोट इज प्लेस्ड आफ्टर फुट नोट एंड इट टेल्स अबाउट द सोर्स ऑफ द डेटा. नंबर 12 पे चलते हैं. डिफाइन अनग्रुप डाटा. अब अनग्रुप डाटा क्या होता है? डाटा विच हैव बीन अरेंज्ड इन अ सिस्टमेटिक ऑर्डर इज कॉल्ड रॉ या अनग्रुप डाटा. या अ डाटा विच इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड अनग्रुप डाटा. स्टूडेंट, ये तो मैं आपको बार बार लेक्चर में बताती भी होती हूँ कि ग्रुप डाटा क्या होता है और अनग्रुप क्या होता है. जब हमारे पास डेटा इस फॉर्म में हो कि फॉर्म ऑफ द फ्रीक्वेंसी टेबल में हो तो हम कहते हैं ग्रुप डाटा है. और अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें मौजूद नहीं है तो मैं आपको बार बार बताती हूँ वो हमारा क्या होता है? अनग्रुप डाटा. ठीक है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आप देखें क्वेश्चन नंबर 13. डिफाइन ग्रुप डाटा. Data which has been classified into various groups या categories is called group data. या a data presented in the form of frequency distribution is known as group data. ऐसा डेटा जो हमें फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होती है उसमें तो वो हमारे पास ग्रुप डाटा होता है. 14. Define frequency distribution. A frequency distribution is a tabular arrangement of the data that shows the डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्वेशन अमंग डिफरेंट क्लासेस. ठीक है. या हम ये भी कह सकते हैं इट इज़ द टेबुलर समरी ऑफ द डाटा डज शो ईच क्लास विद देयर कोरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है. ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. उसके बाद 15. डिफाइन क्लास लिमिट. क्लास लिमिट आर द वैल्यूज विच स्पेसिफाइज अ क्लास. या द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यू डैट कैन फॉल इन अ गिवन क्लास आर कॉल्ड इट्स क्लास लिमिट. Number 16. Define class boundaries. The class boundaries are the exact value which break up one class from another class. ठीक है. या the true class limit used to separate classes without the gap are called class boundaries. class boundaries को देखें दूसरे लफ्ज़ों में इसमें गैप नहीं होता है इसके डाटे में तो ये कंटिन्यूस फॉर्म में होता है. ठीक है. 17 पे चलते हैं. डिफाइन ओपन एंडेड क्लासेस. If a class has no lower limit या upper limit, it is called open-end classes. For example, less than 10 and greater than 30 etc. वगैरह वगैरह. अब 18. Define class mark. The class mark or midpoint is that value that divides a class into two equal parts. या a class mark is the average value of the lower and upper class limit या class boundaries. ठीक है. क्लास मार्क क्या होता है? मिड पॉइंट होता है. कोई भी लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री दोनों को ऐड करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. उसके बाद व्हाट इज़ द क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव लोअर क्लास लिमिट और बाउंड्रीज. द डिफरेंस बिटवीन द अपर क्लास बाउंड्री एंड द लोअर क्लास बाउंड्री इज कॉल्ड क्लास इंटरवल. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20. डिफाइन क्लास फ्रीक्वेंसी. The number of values falling in a particular class is called class frequency. उसके बाद 21. Define cumulative class frequency. The total frequency of all the classes less than equal to the upper class boundary of the given class is called cumulative frequency of that class. Yeah, the cumulative frequency is obtained by adding all previous frequencies up to the class. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22. डिफाइन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ द रेशियो ऑफ द क्लास फ्रीक्वेंसी एट टोटल फ्रीक्वेंसी. द टोटल ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ 1. ठीक है. इसको जब सम कर दें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को तो वो शुड बी इक्वल टू 1.
23 define relative frequency distribution. A table showing the classes along with its relative frequency is called relative frequency distribution. 24 define bivariate frequency distribution. When a frequency distribution is constructed on the basis of two variables at a time is called bivariate frequency distribution. Number 25 define histogram. A histogram is a set of adjacent rectangles such that the area of each rectangle is proportional to its class frequency. Yeah. The histogram consists of a set of adjacent rectangles having bases along x-axis and areas proportional to the class frequency. Yeah. The graph of the frequency distribution is called histogram. तो ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, द ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हिस्टोग्राम. ठीक है. उसके बाद नंबर 6 पे देखें. क्वेश्चन 26 है डिफरेंस बिटवीन हिस्टोग्राम एंड हिस्टोरीग्राम. द ग्राफ ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड हिस्टोग्राम वाइल द ग्राफ ऑफ द टाइम सीरीज इज कॉल्ड हिस्टोरीग्राम. यानी कि जब भी हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ निकालते हैं तो वो हिस्टोग्राम होता है. अगर इसी को अकॉर्डिंग टू द टाइम सीरीज हम ले लें तो वो हमारे पास हिस्टोरीग्राम होता है. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन. हिस्टोग्राम और हिस्टोरीग्राम में क्या डिफरेंस है. ठीक है. आगे फिर हम चलते हैं. देखें क्वेश्चन नंबर 27 डिफाइन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन और हाउ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज कंस्ट्रक्टेड. अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इज अ मैनी साइडेड क्लोज्ड फिगर दैट रिप्रेजेंट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. It is constructed by plotting the midpoints against frequencies and then joining them by a straight line. ठीक है. हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन या क्या होता है या फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन को कैसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो ये हमने पढ़ा. उसके बाद 28 व्हाट इज़ एन ओगाइव या कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. A graph showing the cumulative frequencies plotted against the upper class boundaries is called the ogive या कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. उसके बाद 29 में हमारे पास गिव द फ्रीक्वेंसी है 5 क्लासेस 1, 3, 7, 6 एंड 3 की. फाइंड हमने कमुलेटिव एंड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है. फ्रीक्वेंसी फर्स्ट रो में हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, दूसरे में हमने कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है और तीसरी रो में रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है. यानी कि हर कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हर हमारे पास फ्रीक्वेंसी के डिवीजन में आती है टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी, टोटल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है. यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 20 CF जो कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी 20 निकली है. यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी हमारे पास 20 जो निकली है. हर क्लास को फ्रीक्वेंसी की हर क्लास को 20 पे डिवाइड कर दें तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की रो बन जाती है. ठीक है. या उसको कॉलम फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं. उसके बाद 30 पे देखें डिफाइन सिंपल बार चार्ट. और सिंपल बार चार्ट रिप्रेजेंट अ सिंगल वेरिएबल विद द हेल्प ऑफ बार्स. 31 define multiple bar chart. In multiple bar chart, the component figure as shown as separate bar disjoining each other and used to compare two or more variables. उसके बाद 32 पे देखें define component bar chart. A component bar chart consists of horizontal and vertical bars which are subdivided into two or more components parts. ठीक है. उसके बाद देखें 33 पे डिफाइन अरे. डिफाइन अरे द डेटा अरेंज इनटू असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड अरे. जब डेटा हमारे पास असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करते हैं तो वो क्या होती है अरे. ठीक है. उसके बाद 34 पे देखें व्हाट इज़ अ पाई चार्ट. अ पाई चार्ट कंसिस्ट ऑफ अ सर्कल सब डिवाइडेड इनटू वेरियस सेक्टर. द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द सर्कल इज प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ द सेक्टर. पाई चार्ट की डेफिनेशन हो गई. उसके बाद हमारे पास 35 पे राइट द फार्मूला ऑफ एंगल ऑफ सेक्शन यूज्ड इन द पाई चार्ट. एंगल ऑफ द सेक्टर इक्वल टू किसके बराबर होता है कंपोनेंट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360. थैंक यू फॉर वाचिंग. यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म होते हैं और अब हम आगे चलेंगे. बाद में MCQs को भी देखते हैं. ठीक है. थैंक यू फॉर वाचिंग. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.